2022-23 में भारत होगा एशियाई ममालिक में सबसे तेज रफ्तार मईशत। मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन 7% की शरह नमू के साथ भारत का आलमी तरक्की में 22% और एशियाई तरक्की में 28% का होगा ताउन। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल ने इंडिया एट 100 के लिए मसाबकती रोड मैप किया जारी। भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है रोड मैप का मकसद। एक्साइज पॉलिसी में फंसे दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलात। मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद बैंक के लॉकर की छानबीन कर रही है सीबीआई की टीम। मनीष सिसोदिया और उनकी अहलिया भी बैंक में मौजूद। बीजेपी लगातार सिसोदिया के इस्तीफे का कर रही है मुतालबा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी हुकूमत को बीजेपी ने बनाया हदफ तनकीद। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत की बदउनवानी की भूख नहीं हो रही है खत्म। अन्ना हजारे ने भी शराब पॉलिसी पर केजरीवाल और सिसोदिया को बनाया निशाना। खत लिखकर कहा ताकत के नशे में डूब गए हैं केजरीवाल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर में जायजा मीटिंग। पुलिस हेडक्वार्टर में साल 2024 के एक्शन प्लान और आइंदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी प्लान समेत कई नुकात पर हुई बातचीत। खेल की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पुलिस एहलकार एजाज से किए गए सरफराज। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस को एक बार फिर से झटका। साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद सवीर 64 लीडरों का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। आज़ाद ने कहा कांग्रेस को लगेंगे मजीद झटके। सदर रानिल विक्रमासिंघे ने श्रीलंका की पार्लियामेंट में पेश किया अबूरी बजट। कारोबारी इदारों की तंजीम नौ के लिए 200 मिलियन श्रीलंकन रुपए मुख्तस करने का ऐलान। LPG गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 70 मिलियन अमरीकी डॉलर किए गए मुख्तस। नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आलमी सतह पर मालियाती खिदमात फराहम करने वाली फर्म मॉर्गन स्टैनले के तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत 2022-23 में एशियाई खत्ते में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बन सकता है। ये भी तवक्को है कि भारत की GDP इस मुद्दत के दौरान औसतन 7% की शरह से बढ़ सकती है। ये बड़ी मईशतों में सबसे मजबूत तरक्की होगी। ये आलमी मईशत में 22% और एशिया की मईशत में 28% के बराबर होगा। ख्याल रहे कि भारतीय मईशत कोरोना की वबा से तेजी से निपटी है और तेज रफ्तार से तरक्की कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल ने नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए मसाबकती रोड मैप जारी कर दिया है। इसे वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर विवेक देबराय ने जारी किया है। इस मौके पर G20 के लिए शेरपा अमिताभ कांत, EAC रुकन संजीव सान्याल भी मौजूद थे। ये रोड मैप 2047 तक भारत के एक आला आमदनी वाला मुल्क बनने के रास्ते के बारे में बताता है और रहनुमाई करने से मुताल्लिक़ है। इसका मकसद 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इसमें मईशत की पॉलिसी के अहदाफ, उसूल और विजन शामिल हैं। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर विवेक देबराय ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मई 2014 से हर शोबे में बेमिसाल तरक्की की है। 25 years ago, it was 1997. In 1997, had people been asked about what would happen in 2022, no one would have got it right. Would you know that Rishabh Pant would become a great cricketer? No, Rishabh Pant had just been born. So one is talking about trends. There are many people internal to the system who have also examined and are in the process of examining
what India needs to do to be a more prosperous country, a better governed country in 2047. So $10,000 per capita income in 2047 also means that India will move into the high human development category. The HDI level will be more than 0.80. दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी घपले के मुलजिम नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की जांच शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया और उनकी अहलिया भी बैंक में मौजूद हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अफसरान जांच के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक में हैं। मालूमात के मुताबिक सीबीआई की टीम लॉकर के रजिस्टर की जांच कर रही है और उसके साथ ही वो मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट की मालूमात भी जमा कर रही है। ख्याल रहे कि ये तहकीकात एक्साइज पॉलिसी में घपले के हवाले से की जा रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के बीजेपी एमएलए दिल्ली असेंबली के अहाते में एहतजाज पर बैठे हैं। पीर को बीजेपी ने कहा था कि पार्टी के एमएलए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बदइनवानी के सिलसिले में दोनों वज़रा को बरतरफ करने के ताल्लुक से एहतजाज कर रही हैं। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा है कि अब तक हमें उन 15 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं जो हमने 38 दिन पहले अरविंद केजरीवाल से पूछे थे। उन्होंने कहा कि तालीम और एक्साइज घपला दिल्ली में बदउनवानी का जुड़वा टावर है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि केजरीवाल इस घपले में मुलव्विस वजीर का इस्तीफा कब लेंगे। नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए, पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की बदउनवानी की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। मनोज तिवारी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि महकमा तालीम का घपला उजागर हो गया है। दिल्ली के एक स्कूल में एक लड़की पर पंखा गिर गया। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। हमने शिकायत की है और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है। हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। और दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर क्लासरूम की तामीर में घपले का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टरों से मंगवाए गए टेंडरों को मीडिया के सामने रखा। इन टेंडरों में क्लासरूम बनाने के लिए 5.5 लाख रुपए तक लागत दर्ज है। बीजेपी का इल्जाम है कि क्लासरूम केजरीवाल हुकूमत ने कई गुना ज्यादा कीमत पर बनवाए हैं। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने पर मजबूर करने वाली दिल्ली सरकार कमरे बनाने में भी घोटाला किया है। एक कमरा जो 18 बाई 20 का,
जो टुकड़ी का कमरा होता है, जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें गाटर, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग और जो सारे काम करके वो एक कमरा 18 बाई 20 का इन्होंने 33 लाख रुपए का ठेका देकर फिर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया है। दिल्ली बीजेपी ने मुतालबा किया है कि इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए वजीर तालीम मनीष सिसोदिया को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को 6 लाख में, कोई 5.5 में, कोई 7 में बना सकता है। फिर केजरीवाल जी, आपने ये पैसे 33 लाख रुपए जनता का पैसा, खून पसीने की कमाई को लूटने का जो काम किया है, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। शराब माफिया से तो आपने मिलकर हजारों करोड़ का चूना लगाया ही है, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, नहीं बख्शा है। दिल्ली के शराब और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस घृणित भ्रष्टाचार के काम की जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे। और इस दरमियान अन्ना हजारे ने एक्साइज पॉलिसी में घपले के इल्जामात का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के रहनुमा और वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा है। इस खत में अन्ना ने केजरीवाल हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। खत में अन्ना हजारे ने लिखा है कि आपने किताब स्वराज में मिसाली बातें लिखी थीं, तब आपसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन लगता है कि सियासत में आने के बाद और वजीर आला बनने के बाद आप मिसाली नजरिए को भूल गए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह शराब का नशा होता है, इसी तरह आप भी इख्तिदार के नशे में डूब गए हैं। अन्ना हजारे ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर तनकीद करते हुए खत में लिखा, आपकी हुकूमत ने रियासत में शराब की नई पॉलिसी बनाई है। इससे लगता है कि शराब की फरोख्त और पीने वालों की हौसला अफजाई हो सकती है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं, इससे बदउनवानी को फरोग मिल सकता है। ये सब अवाम के मफाद में नहीं है। गांधीयाई नजरिए के लीडर ने लिखा, दिल्ली हुकूमत की नई शराब पॉलिसी को देखकर अब पता चल रहा है कि जो पार्टी एक तारीखी तहरीक के बाद बनी थी, वो भी दूसरी पार्टियों के रास्ते पर चलने लगी है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मची हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के बाद आज वादी में कांग्रेस के 64 लीडरों ने इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों से कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है और पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के जिन 64 लीडरों ने इस्तीफा दिया, उनमें साबिक नायब वजीर आला ताराचंद के अलावा साबिक वज़रा अब्दुल मजीद वानी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चौधरी गुरुराम और साबिक MLA ठाकुर बलवान सिंह, साबिक जनरल सेक्रेटरी विनोद मिश्रा शामिल हैं। इन सब ने गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इन इस्तीफों पर साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी ने कहा है कि सबने आज़ाद की हिमायत में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज़ाद को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। रिजाइन का मतलब है कि आज़ाद साहब की सपोर्ट करना। आज़ाद साहब हिंदुस्तान है, ये मान के चलो कि हिंदुस्तान में एक छवि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई है, वो अभी तक कोई लीडर बना नहीं सका। घर कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन घर जब छुड़ाया जाता है तो उसमें नुकसान बहुत होता है। घर छोड़ते छोड़ते बड़ी तकलीफ होती है। आज़ाद साहब ने ये अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि उनको परेशान किया गया, घर ज़बरदस्ती छुड़वाया गया। उन्होंने 51 साल पार्टी के लिए अपने कुर्बानियाँ दी। सारे लोग रिज़ाइन कर रहे हैं सपोर्ट में आज़ाद साहब। मैं भी कर रहा हूँ, सारे लोग कर रहे हैं, या पूरी जो लीडरशिप है सारी कर रही है। और झारखंड के दुमका में एक तालिबा के कत्ल की तहकीकात के लिए SIT की टीम तश्कील दी गई है। इस टीम की सरबराही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने 7 रोज़ बाद मुतवफ़ी तलबा के घर पहुंचकर शवाहिद यकजा किए। टीम ने मुतवफ़ी तलबा के घर से कई शवाहिद इकट्ठे किए। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुलजिम शाहरुख और उसके दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नईम अंसारी ही थे जिन्होंने शाहरुख को पेट्रोल दिया था। झारखंड के दुमका में मंगल को लड़की को जिंदा चलाने के इस वाक़े के बाद इलाके में हालात कशीदा हैं। सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र इंतजामिया ने मुतासरा ख़ानदान के घर के बाहर हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए हैं। साथ ही इस इलाके में दफ़ा 144 भी नाफिज है। दुमका कत्ल मामले में बीजेपी ने एक बार फिर सुरेन हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बाबूलाल मरांडी ने इस मामले के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की शदीद तौर पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुरेन कबायली कार्ड खेलते हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि हुकूमत ऐसे मामलों पर संजीदा क्यों नहीं है।
सरकार के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं तो वो आदिवासी कार्ड खेलते हैं। बार बार आप सब लोग सुने होंगे कि वो कहते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, हमको इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित रहे। बाबूलाल मरांडी ने मजीद कहा कि मुतासरा के खानदान ने मुतालबा किया था कि केस की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन मुतासरा खानदान को धमकियां मिल रही थीं और उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा। परिवार के लोग वहां लाश लेने गए थे, उनकी माँ, उनकी चाची, बहन, सारे लोग। तो उस समय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का भी नाम वो लोगों ने लिया, लिख करके लोगों ने दिया, लेकिन एफआईआर में वो दर्ज नहीं किया सरकार। और उसके बाद उसके परिवार के लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से जांच की बात तो दूर रही, बल्कि उस परिवार को ही लोग धमकाते रहे। और अंततोगत्वा उस परिवार को फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई जांच के लिए आदेश किया। अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। झारखंड में सियासी हलचल के दरमियान ये खबर है कि वजीर आला हेमंत सोरेन अरकान असेंबली को लेकर जल्दी रांची से रायपुर जा सकते हैं। इसके लिए 72 सीटर इंडिगो चार्टर बुक किया गया है। शाम की इंडिगो की फ्लाइट से तमाम अरकान असेंबली को झारखंड से बाहर ले जाने की तैयारी है। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल का दौरा करेंगे। 1 सितंबर को वजीर आजम कोची हवाई अड्डे के करीब कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य की मुकद्दस जाए पैदाइश श्री आदि शंकर जन्मभूमि इलाके का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को पहले देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम वक्फ करेंगे। उसके बाद वजीर आजम बेंगलुरु में तकरीबन 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ उमूर पर दिल्ली पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। कौमी सलामती और 2024 के एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के अलावा अमित शाह ने G20 सरबराह इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया। उसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला ने कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों और वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में तमगे जीतने वाले पुलिस एहलकारों को भी मुबारकबाद दी। और कर्नाटक में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। महकमा मौसमियात ने रियासत में 4 दिन तक मुसलसल बारिश की पेशनगोई की है। बेलगावी, गटक, कोपल, हावेरी, धारवाड़, बेलारी, दावनगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चकला, बेलापुर, कोलार और रामनगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बेंगलुरु में कल बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैसूर और मंडिया अजला में भी मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई। मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। वाराणसी में गंगा में आबी सतह कम हो रही है, लेकिन दरियाए गंगा में अभी भी तुक़यानी है। वाराणसी के नशेबी इलाकों पानी में डूब गए हैं। गंगा के नशेबी इलाकों की कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। इसी वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाना पड़ा है। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के पानी की सतह 72.14 मीटर बताई गई है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। और आइए नजर डालेंगे बैनुल अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रोचेरा कंबोज ने कहा है कि भारत बगैर किसी इम्तियाज़, सियासतकारी और पेश की शराइत के बेहतर और मौसर इंसानी इमदाद की अपील करता रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर UNC की ब्रीफिंग के दौरान भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे ने कहा कि ख़ुसूसी एलची सभी फ़रीक़ैन से जुड़ने और सियासी अमल को आसान बनाने के लिए संकल्प 2254 के तहत कोशिश कर रहे हैं। The special envoy has been making efforts to engage with all sides and facilitate the political process in line with Resolution 2254.
We believe that his efforts should be supported, particularly his step-by-step approach. There is also an urgent need to scale up assistance and to ensure that humanitarian agencies receive the necessary funding to fully execute their plans. अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भारत ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रोजर कम्बोज ने अफगानिस्तान में अक़लियती बिरादरी से मुतालिक मजहबी मकामात पर हमलों पर भारत की तशवीश से आगाह किया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे ने वज़ीर ख़जाना के तौर पर आज श्रीलंका के पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया। बजट खिताब में उन्होंने बताया कि IMF के साथ मज़ाकरात कामयाब रहे हैं और ये मुकम्मल होने वाले हैं। बजट में 1 सितंबर 2022 से वैट को 12% से बढ़ाकर 15% किए जाने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान भी किया गया है कि 60 साल से उम्र के तमाम सरकारी मुलाजमीन दिसंबर 2022 से सुबुकदोश हो जाएंगे। मुल्क की मलकियत वाली सनतों के तंजीम नौ के लिए 200 मिलियन श्रीलंकन रुपए भी मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। बगैर रुकावट और कमी के LPG गैस की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए 70 मिलियन अमरीकी डॉलर मुख्तस किए जाएंगे। एक नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। रुख करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से ज़ायद हो चुकी है। सैलाब की तबाहकारी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3.3 करोड़ लोग यानी मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 7वां हिस्सा बेघर हो गया है। मुल्क में इक़्तिसादी बुहरान के दरमियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत वाली हुकूमत की अपील के बाद बैनुल-अक़वामी इमदाद पहुँचने लगी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम मुतासरीन ज़ख्मियों और इस कुदरती आफत से मुतासिर सभी लोगों के कुंबों के तय अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और मामूल के हालात की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के डायरेक्टरों के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पीर को पाकिस्तान के तौसीफ़ फ़ंड सहूलत EFF प्रोग्राम को दोबारा से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी के बहरान का सामना कर रहे मुल्क को 7वें और 8वें किस्त के तौर पर 1.17 अरब अमरीकी डॉलर मिलेंगे। अगली खबर इराक से। इराक में हालात अफरा तफरी का शिकार हो गए हैं। सियासी तातुल दूर ना होने से नाराज शिया आलिम मुक़्तदर अल सद्र ने पीर को सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद फौज ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। ताहम अल सद्र के हामी सड़कों पर निकल आए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। अल सद्र के हज़ारों हामियों ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर फायरिंग की, जिसके दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। और आइए अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। बांग्लादेश की टीम आज एशिया कप में अपना पहला मुकाबला खेलेगी, जहां उसके सामने अफगानिस्तान का सख्त चैलेंज रहेगा। शारजा में होने वाले इस मुकाबले में बांग्लादेश जहां जीत के मकसद से मैदान में उतरेगी, तो वहीं अफगानिस्तान की कोशिश मुसलसल दूसरे मैच को अपना नाम दर्ज करने की होगी। काबिल जिक्र है कि अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप में जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया था। और साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन का आगाज हो गया है। पहले ही दिन बड़ा अपसेट देखा गया। 7वीं सीड की रोमानिया की सेमेना हालेप विमेंस सिंगल के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। और इसी के साथ ही आखिरी ग्रैंड स्लैम खेलने वाली अमरीकी तजुर्बाकार सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। पहले राउंड में सेरेना ने मॉन्टेनेग्रो की खिलाड़ी को 6-3, 6-3 से शिकस्त देकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई। ट्यूनिस की खिलाड़ी ऑनेस ज़बूर ने भी US ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। 5वीं सीड ज़बूर ने खवातीन के सिंगल्स के पहले राउंड के मैच में अमरीकी मेडिसन ब्रेंचली को 7-5, 7-6 से शिकस्त दी। इसके साथ ही 3 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टेन वावरेनिका भी US ओपन से बाहर हो गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड के मैच में वावरेंका को चोट की वजह से अपना खेल रोकना पड़ा, ताहम उन्होंने इससे कबल फ्रांसीसी खिलाड़ी से दोनों सेट हारे थे। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।